ओके गाइस, अब हमारा नया चैप्टर है साझेदारी फर्म का विघटन। ठीक है, साझेदारी फर्म का विघटन, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और इसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट तो सबको पता है। डिसॉल्यूशन में, डिसॉल्यूशन का मतलब है कि फर्म आप अपनी खत्म कर दो। तो जब आप अपनी फर्म को क्लोज करते हैं तो उस समय इसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो हमें समझना है वो क्या होगा, वो ध्यान से सुनो। जब आप अपनी फर्म को क्लोज कर रहे होते हैं तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये है बेटा कि आपको एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ता है, वसूली खाता। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट का क्या काम होता है कि जितनी भी आपकी फिक्स एसेट्स होती हैं उन सबको आपको ट्रांसफर करना पड़ता है रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। और जितनी भी आपकी एसेट्स होती हैं, ठीक है, कैश को छोड़ करके, और जितनी भी आपकी लायबिलिटीज होती हैं, कैपिटल वगैरह और रिजर्व वगैरह को छोड़ करके, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉसेस को छोड़ करके बाकी की एसेट्स और लायबिलिटीज अब रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में एसेट्स और रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप अपनी लायबिलिटीज ट्रांसफर करते हैं। अगर जनरल एंट्री समझना चाहो तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स और सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, इसके बाद आपकी जो असेट्स है या तो उनके बारे में कहा गया हो क्वेश्चन में कि हम इतने मूल्य पर उन असेट्स को बेच रहे हैं, और अगर कुछ नहीं कहा जा रहा है तो जो बुक वैल्यू है उस मूल्य पर वो हमारी असेट्स बिक जाती है। बस गुडविल के रिगार्डिंग ऐसा रूल नहीं है। गुडविल को केवल जब ही आप बेचा हुआ मानेंगे जब उसका वसूली मूल्य, उसका रियलाइजेबल प्राइस गिवन है। अगर आपको बैलेंस शीट में गुडविल दी है लेकिन उसके बारे में एडजस्टमेंट में कि वो कितने रुपए में बिकी, ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो गुडविल का कोई भी मूल्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप अपनी असेट्स बेच रहे हैं तो उसकी जनरल एंट्री होती है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि असेट्स आप ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके रियलाइजेशन में। तो अब जब आप असेट्स बेचोगे तो उसको असेट्स के नाम से नहीं दिखाओगे, रियलाइजेशन के नाम से दिखाओगे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ऐसे ही जब अपनी लायबिलिटीज का भुगतान कर रहे हैं तो उसकी जनरल एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। और लायबिलिटी के रिगार्डिंग भी यही रूल है कि अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो बुक वैल्यू पर आपकी लायबिलिटीज रियलाइज जो मानी जाती है। ठीक है, इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि कुछ पार्टनर्स हमारी कुछ असेट्स या कुछ लायबिलिटीज को एक्वायर कर लेते हैं, मतलब ले लेते हैं फर्म में से। तो अगर कोई पार्टनर किसी असेट्स को ले रहा है तो उसकी एंट्री हो जाती है पार्टनर्स कैपिटल या करंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। करंट है तो करंट है ना। और अगर पार्टनर किसी लायबिलिटी को लेकर के जा रहा है, फर्म की लायबिलिटी को भुगतान करने का दायित्व वो अपने कंधों पर ले रहा है, तो उसकी जनरल एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट। ओके, इसके बाद रियलाइजेशन मतलब फर्म का विघटन। फर्म को समाप्त करने में कुछ खर्चे होते हैं, कुछ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस होते हैं जिनकी जनरल एंट्री होती है बेसिकली रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। और उसके रिगार्डिंग कुछ रूल्स होंगे तो वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और कभी कोई पार्टनर उसकी जिम्मेदारी लेता है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। ठीक, बाकी फिर आप अपने रियलाइजेशन अकाउंट की बैलेंसिंग करते हैं। क्रेडिट साइड के रियलाइजेशन अकाउंट के टोटल में से डेबिट साइड के रियलाइजेशन अकाउंट का टोटल लेस करते हैं। अगर क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट बढ़ा है तो आपको प्रॉफिट आता है, लेकिन अगर डेबिट बढ़ा है और क्रेडिट छोटा है तो आपको लॉस आता है। प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो, पार्टनर्स की कैपिटल में वो या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, तो प्रॉफिट होने के केस में एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट उनके रेशियो में, और लॉस होने की कंडीशन में पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये होता है आपका रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, बाकी कैपिटल अकाउंट बनवाता है आपसे, जितने भी पार्टनर्स हैं उनको जो रिजर्व्स देने हैं वो आप दे देते हैं, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है वो आप उनमें बांट देते हैं, एक्यूमुलेटेड लॉसेस है वो आप चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, एग्जिस्टिंग गुडविल का कोई कॉन्सेप्ट इसमें होता नहीं है क्योंकि गुडविल तो ट्रांसफर होती है रियलाइजेशन अकाउंट में ना। फिर इसके बाद आप एक एक करके पार्टनर्स का पेमेंट कर देते हैं, एक एक करके पार्टनर्स का पेमेंट करते हैं, मतलब पार्टनर्स का अकाउंट क्लोज करते हैं। हो सकता है किसी पार्टनर का एक्सेस आ जाए कैपिटल अकाउंट का, अगर कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है और डेबिट साइड कम आ रहा है तो पार्टनर्स को हम उनकी बची हुई पूंजी लौटा देते हैं, तो उसकी एंट्री हो जाती है पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। और अगर किसी पार्टनर का डेबिट साइड कैपिटल अकाउंट का ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है तो इसका मतलब है कि उस पार्टनर को विघटन के समय पर अपनी पूंजी और घर से लेके आनी पड़ेगी, जो भी कमी आ रही है उसको वो लेकर के आएगा। उसकी जनरल एंट्री होती है कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद लास्ट में हम लोग अपना बैंक अकाउंट बना के देखते हैं। इसमें बैलेंस शीट नहीं बनती क्योंकि हम अपनी फर्म को कंटिन्यू थोड़ी नहीं कर रहे हैं, इसलिए बैलेंस शीट नहीं बनेगी। सिर्फ कैश या बैंक अकाउंट बनता है। इन सारी एंट्रीज जहां जहां भी फर्म में जिन जिन व्यवहारों से, जिन जिन ट्रांजेक्शन से हमारी फर्म में कैश आया है वो कैश अकाउंट में डेबिट में चले जाते हैं, बैंक अकाउंट में, और जिन जिन व्यवहारों में हमारी फर्म में से कैश गया है वो क्रेडिट साइड में चले जाते हैं। फिर लास्ट में आप क्या देखते हैं कि आपका टोटल कैश और बैंक अकाउंट का इक्वल आना जरूरी है। मान लीजिए आपको दो बैलेंस दिए, कैश का भी दिया और बैंक का भी दिया है, तो बैंक या कैश जिसका अमाउंट बढ़ा है उसका आप अकाउंट बना लीजिए और दूसरे वाले बैलेंस को आप ट्रांसफर कर दीजिए डेबिट साइड उस अकाउंट के। जैसे कैश में 5,000 है, बैंक में 10,000 है, आप बैंक का अकाउंट बना लीजिए, टू बैलेंस बीडी 10,000, बाकी टू कैश अकाउंट उसी के अंदर 5,000। ठीक है, इस तरीके से। तो कुल मिला के बस ये है इसका कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो ये है। बाकी थोड़ी थोड़ी एडजस्टमेंट से अच्छी वो हम ड्यूरिंग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक था हमारा पार्टनरशिप जो डिसोल्यूशन है उसका बेसिक इंट्रो। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आरसी अग्रवाल और एसएम शुक्ल में से किए जा रहे हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं आज। सबसे पहले है एक दो क्वेश्चंस हम पूरे पूरे कराएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद हम लोग उनके कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करना शुरू करेंगे और आप साथ के साथ इसका काम करेंगे, कॉपी भी चेक होगी। एग्जाम्पल 14 आरसी अग्रवाल। हाँ जी, तो अब हमारा पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 14 आरसी अग्रवाल। संजय साहित्य भवन बुक से है ये क्वेश्चन, एग्जाम्पल 14। देखिए एक क्वेश्चन ये कह रहा है निम्नलिखित चिट्ठा ए और बी साझेदारों की फर्म का है। ठीक है, आपको क्वेश्चन के अंदर एक बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 2021 को। इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के साथ ही मिल जाएगा आपको, तो आप क्वेश्चन वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो 31 मार्च 2021 को आपको फर्म का चिट्ठा दिया हुआ है। इसके अलावा कुछ एडजस्टमेंट्स दी है। लास्ट में इसने आपसे बोला है कि आप खाता वही में बैंक का खाता, वसूली खाता और साझेदारों के पूंजी खाते बनाइए। मैं साथ में आपको जनरल एंट्री भी करा दे रहा हूँ ताकि आपका जनरल एंट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखिए 3 खाते बनाने हैं आपको। ये आपका एग्जाम्पल 14 आरसी अग्रवाल। आपको सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। फिर दूसरे नंबर पर जितने भी पार्टनर्स हैं उनका कैपिटल अकाउंट बनेगा। यहाँ पर आपके पार्टनर है, 3 पार्टनर है, 2 पार्टनर है ए और बी। ठीक है, दोनों पार्टनरों का कैपिटल अकाउंट बनेगा। 2 ही है ना, ए और बी। फिर तीसरे नंबर पर आपका बैंक अकाउंट बनेगा। इसके अंदर बैलेंस शीट तो बनती नहीं है, इसमें आपको कैश और बैंक दोनों ही दे रखे हैं। कैश में 100 रुपए, बैंक में 1600 रुपए, तो जिसका अमाउंट बढ़ा उसका बना लेना। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, बैंक का बैलेंस लिखते हैं, टू बैलेंस बीडी 1600 रुपए। फिर आप जो पार्टनर्स हैं उनका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिखते हैं। पार्टनर्स में आपको ए की कैपिटल दी है 2000, बी की भी कैपिटल दी है आपको 2000। यहाँ पे बैलेंस लिख दिया। इसके बाद जो है बेटा, अब हम अपनी सारी एसेट्स ट्रांसफर कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। तो हम अपनी एसेट्स में देखेंगे कैश, तो हम लोग कैश इन हैंड 100 रुपए, वो तो हम यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं टू कैश। फिर हमें एसेट साइड में एडजस्टमेंट दी है स्टॉक, एग्जाम्पल 14। फिर इसके बाद फिर हम अपनी एसेट्स में देखते हैं बेटा, स्टॉक दे रखा है मैं 1000 रुपए का, तो यह डेबिट में चला जाएगा। जनरल एंट्री होती है एसेट्स को ट्रांसफर करने की, रियलाइजेशन
अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। स्टॉक हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 1000 रुपये, ठीक है, तो वो यहाँ चला जाएगा टू स्टॉक 1000 रुपये। जितनी भी असेट्स हैं सब आपको ट्रांसफर करनी है। इन्वेस्टमेंट है 2000, वो भी इसमें आ जाएगा टू इन्वेस्टमेंट 2000। और इसमें दिया हुआ है डेटर्स। देखिए डेटर्स में डेटर्स भी दिया होता है, पीवीडी भी दी होती है। पीवीडी की अलग एंट्री होती है, ठीक है, नेट डेटर ट्रांसफर नहीं करते, पूरे डेटर ट्रांसफर करते हैं। तो डेटर आपके 4000 है। ठीक, पीवीडी के भी कर देंगे। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी भी 4000 है। इसके बाद बिल्डिंग थी आपको 3000 रुपये की। फिर आपको दिया है गुडविल 800 रुपये की। और प्रॉफिट एंड लॉस, ये डेबिट बैलेंस है तो ये नहीं जाएगा, ये एक्यूमुलेटेड लॉस है। 8 3800, 4 4 8 और 3 11 और 2 13 और 1 14800। ठीक है, ये सब सामान इधर आ जाएंगे आपके। टू इन्वेस्टमेंट 2000, अभी चेक कर लेंगे। टू डेटर्स 4000, टू प्लांट एंड मशीनरी 4000, टू बिल्डिंग 3000, गुडविल 800। ठीक है, इसके बाद ये हो गया हमारा असेट्स हो गया बेटा। इसके बाद अब जो हमारी पीवीडी थी उसको लायबिलिटी के व्यू पॉइंट से ट्रांसफर करेंगे। फर्स्ट एंट्री हो गई, सेकंड एंट्री हो गई पीवीडी अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितने रुपए की पीवीडी थी 400 रुपए की, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो वो फिर इधर आ जाएगा बाई पीवीडी अकाउंट। तो पीवीडी हो गई हमारी 400 रुपये बेटा। उसके बाद हमारा हाँ, तो पीवीडी का हमने ट्रांसफर कर दिया 400 रुपये का। इसके बाद जो है बेटा, अब इसके बाद इसके अंदर लाइबिलिटीज एक एक करके ट्रांसफर करते चलो। क्रेडिटर है 6000 रुपये की, तो क्रेडिटर डेबिट हो गया, ठीक है। और क्रेडिटर के अलावा क्वेश्चन के अंदर है बिल्स पेबल 1600 रुपए के, बिल्स पेबल डेबिट हो गया। इसके बाद मिसेस एज लोन, तो यहां पर पार्टनर ए है ना कि उसका पूरा खानदान पार्टनर है, तो उस पार्टनर के अलावा उसका कोई भी रिलेटिव होगा, उसका लोन होगा तो वो एक नॉर्मल आउटसाइड लायबिलिटी माना जाएगा। ठीक है, तो वो भी ट्रांसफर हो जाएगा मिसेस एज लोन, तो वो आपका हो गया 1000 रुपये। फिर इसके बाद मिसेस बीज लोन नॉर्मल लायबिलिटी है, ये हो गया आपका 2000 रुपये। और इसके अलावा रिजर्व फंड तो बाद में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ये आपको ट्रांसफर कर देना है, क्योंकि असेट्स के रिगार्डिंग जो फंड्स होते हैं वो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ये आपका कितना है 200 रुपये। और बस फिर इनकी कैपिटल है, ये हो गया टू रियलाइजेशन, ये सब रियलाइजेशन में ट्रांसफर होना है ना। 8 और 1 9 और 2 11,200। ठीक है भाई, तो ये आपकी एंट्री सेकंड वाली हो गई। इससे आपका ये इधर आ जाएगा बाई क्रेडिटर आपके 6000 के, 5 बीपी 1600 बाय मिसेस एज लोन 1000 बाय मिसेस बीज लोन 2000 बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड।
ये आपने असेट्स और लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर ली, फर्स्ट स्टेप आपको ये लेनी है, ठीक है। इसके बाद अब आपको एक एक करके एडजस्टमेंट्स पढ़नी है, ठीक है। एडजस्टमेंट में कह रहा है फर्म का 31 मार्च 2021 को विघटन हो गया और निम्नलिखित सूचनाएं विघटन से संबंधित हैं। तो पहला, ए ने अपनी पत्नी के ऋण के भुगतान का वचन दिया तथा स्टॉक को 800 में लिया। मतलब क्या हुआ बच्चों, हमारी जो लायबिलिटी है मिसेस एज लोन, इसका जो पेमेंट कर रहा है वो ए करने का वादा कर रहा है। तो इसका मतलब फर्म जो है इसकी जो एंट्री करेगी वो करेगी, फर्म की जो लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है और उसकी कैपिटल हम लोग इंक्रीज कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। और यहाँ पर रेट नहीं दिए कि कितने रुपए में भुगतान कर रहे हैं, तो बुक वैल्यू के बराबर लेते हैं, जितने रुपए की हमारी बुक वैल्यू 1000, ठीक है। तो ये हो गई हमारी लाइबिलिटीज के पेमेंट की एंट्री, तो वो यहाँ आ जाएगा टू, क्योंकि अगर आप रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हो तो यहाँ आ जाएगा ना टू एज कैपिटल ब्रैकेट में मिसेस एज लोन, ताकि आपको पता रहे कि किस चीज का अमाउंट है। आ रही बात समझ में? और इसी से यहाँ पोस्टिंग करके, इसी एंट्री से पोस्टिंग करके कैपिटल में ले आओ बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1000। क्लियर हो गया? अब उसके अलावा वो स्टॉक को ले रहा है 800 रुपए में, तो हमारी असेट्स जब रियलाइज होती है तो उसकी एंट्री होती है, जब हमारी असेट्स रियलाइज होगी तो उसकी एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 800 रुपए, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में इधर आ जाएगा बाई एज कैपिटल ब्रैकेट में स्टॉक। समझ में आ रहा है ना सब बच्चों को? असेट्स की एंट्री है तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, थोड़ी देर पहले बता दी थी, वीडियो को सुन के लिख लेना, ठीक है। और इसके बिहाफ पर बेटा आपका कैपिटल अकाउंट में इधर आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। समझ में आ गया? और हल्का हल्का टिक लगा लेना, मतलब आपको लगाना नहीं, समझाने के लिए लगा रहा हूं मैं। एक हमारा ये निपट गया और एक हमारा ये निपट गया, थोड़ा सा आइडिया लगता रहेगा, क्योंकि सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटीज खत्म करनी है ना हमको। आगे बोला है इसने क्वेश्चन में, बी ने विनियोगों के आधे भाग को 10% कटौती पर लिया। मतलब बी जो है बेटा वो हमारा इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है, तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। आधे इन्वेस्टमेंट 10% डिस्काउंट पर लिए बी ने। हमारे इन्वेस्टमेंट है 2000 के, आधे हो गए 1000, और उसका भी 10% करोगी तो 100 रुपए, तो बचा कितना 900। तो 900 रुपए में बी हमारे इन्वेस्टमेंट ले गया। और देख ले पूरे क्वेश्चन में बी कुछ और तो असेट्स नहीं ले जा रहा, एक ही बार में कर देंगे ना। बाकी बेटा पूरे क्वेश्चन में बी से रिलेटेड कहीं कोई इंफॉर्मेशन, हाँ एक इंफॉर्मेशन है बी से रिलेटेड, वो और देख लेते हैं। फर्म में पुराना टाइपराइटर था जो कि पूर्णतः अपलिखित किया जा चुका था, लेकिन अभी भी उसका रोकीकृत मूल्य 162 रुपए है। इसे इसी मूल्य पर बी द्वारा ले लिया गया। देखिए इस बात को मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, ध्यान से सुनिए। हमारी बैलेंस शीट के अंदर आप देख रहे हैं कहीं भी हमें टाइपराइटर नजर नहीं आ रहा। वो ये कह रहा है कि एक टाइपराइटर था हमारे पास जिसकी कीमत 0 हो चुकी थी, क्योंकि इसको हम पूरी तरीके से अपलिखित कर चुके थे, लेकिन हमारी फर्म में वो अभी भी है, लेकिन हम अपनी बुक में से, बैलेंस शीट में से उसकी वैल्यू हटा चुके थे, लेकिन अब हमें उसकी कीमत 162 रुपए नजर आ रही है। इसे कहते हैं अनरिकॉर्डेड असेट्स, जो आपकी बैलेंस शीट पे नहीं है। अब जब आप अपना जिस दिन विघटन कर रहे हो उस दिन आपकी फर्म में मौजूद है, वो संपत्ति है पर आपके खातों में नहीं लिखी हुई है, अनरिकॉर्डेड असेट्स। अब आपको उसका रिकॉर्ड, अब आपको उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। तो बच्चों अनरिकॉर्डेड असेट्स का जो ट्रीटमेंट होता है ना, अनरिकॉर्डेड असेट्स को कभी भी ट्रांसफर नहीं किया जाता है रियलाइजेशन में, उनको सीधा सीधा रियलाइजेशन अकाउंट से उनका पेमेंट किया जाता है, मतलब उनको बेचा जाता है रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू। तो अनरिकॉर्डेड असेट्स को सेल करने की सेम वही एंट्री होती है जो एक रिकॉर्डेड असेट्स को सेल करने की होती है, यानी कि बैंक के कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लेकिन अगर कोई पार्टनर लेके जाता है तो उस पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो यहाँ पर वो जो टाइपराइटर है वो कितने रुपए में पाया गया? 162 रुपए में, और उसको बेचा नहीं गया है, बल्कि उसको कौन लेके जा रहा है? बी। तो बी की कैपिटल डेबिट हो जाएगी 162 रुपए से, और टू रियलाइजेशन, ठीक है। तो वो यहां आ जाएगा बाई बीस कैपिटल।
और यहाँ आ जाएगा टू रियलाइजेशन। अब इसे बार बार मत लिखना, इसके में लिख सकते हो 162 डी के ऐसे, और लिख दोगे तो भी कोई वो नहीं है, ठीक है। 1062 समझ में आ गया सबको, क्योंकि वो टू रिलेशन तो लिखा हुआ था, लिख दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसके बाद बेटा अब हमारा अगला पॉइंट क्या है, अच्छा अब हम इस पे वो तो टिक कर नहीं सकते, इसमें वो तो है नहीं ना टाइपराइटर पहले से। आगे हमारा क्वेश्चन है कि देनदारों से 3800 रुपए, अच्छा विनियोग ध्यान रखना भी आधे गए हैं, अभी रह गए हैं आधे, क्योंकि वी आधे ले गया था ना। देनदारों से 3800 रुपए प्राप्त हो सके, तो जो जो असेट्स आपकी कैश में बिक जा रही है उनकी एंट्री आपकी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब इसमें एक ही बार में जोड़ के लिख देते हैं, डेटर से मिले 3800 रुपए, डेटर दे रहे हैं 3800 रुपए, तो हमारे डेटर भी नहीं बढ़ गए, डेटर के साथ पीवीडी ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाती है, ठीक है। इसके बाद आगे कह रहा है, इसके बाद बेटा हमें आगे बोला जा रहा है संयंत्र और मशीन से 5000 रुपए, ये सब कैश में बिक रही है चीजें, संयंत्र और मशीन से 5000 रुपए। तो डेटर और बेटा हमारा ये हो गया, डेटर वो सॉरी डेटर कह रहा हूँ, संयंत्र से और मशीन से 5000 रुपए हो गए। इसके बाद प्लांट और सॉरी भवन से कह रहा है 5000, भवन से 8000 रुपए, बिल्डिंग हो गया 8000, ठीक है। तो हमारा इधर से प्लांट एंड मशीनरी चला गया, बिल्डिंग चला गया। फिर आगे बोल रहा है बेटा उसके बाद वो कि शेष विनियोग जो रह गए थे ना आधे विनियोग, उनको कह रहा है 900 रुपए में रोकीकृत हुए, रोकीकृत मतलब कैश में बिके वो, प्लस 900 रुपए। अब आप देखो आपकी एसेट्स कौन सी लगी, स्टॉक हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, डेटर हो गया, प्लांट मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया। गुडविल के बारे में बेटा क्वेश्चन में कहीं कोई उल्लेख नहीं है तो गुडविल नहीं लिखेगी, ठीक है। अच्छा है क्वेश्चन में गुडविल के बारे में है पॉइंट, ख्याति 1200 है, गुडविल भी है, नहीं होती तो नहीं बिकती, ठीक है। ख्याति 1200 रुपए। अब आपकी सारी एसेट्स हो गई, तो पहले इनको जोड़ लो, ये हो जा रही है 3800 और 1200, 5 और 5 10 और 8 18 और 9 18900, ठीक है। ये आपके एसेट्स जो है वो 18900 रुपए में गई, तो इस हिसाब से आप यहाँ लिख दोगे बाय बैंक 18900 रुपए, और बैंक अकाउंट में आप इधर डाल दोगे टू रियलाइजेशन, साथ साथ करना, गलतियां नहीं होगी नहीं तो भूल जाओगे, अकाउंट में साथ साथ ट्रांसफर करते चलना, ठीक है। क्लियर है। आगे अब हमारी लायबिलिटीज में अगर हम देखें तो एक क्रेडिटर रह गया, बीपी रह गया और मिसेस बीज लोन रह गया। देखो इन्वेस्टमेंट खत्म तो फ्रंट भी खत्म, जैसे डेटर खत्म हुआ था तो पीवीडी भी खत्म थी ना, बस अब आपका इतना सामान रह गया है। तो अब क्रेडिटर बीपी और बी के लोन की, मिसेस बी के लोन के बारे में देखते हैं क्या बात है। ये कह रहा है कि लेनदारों और देय विपत्रों, लेनदारों और देय विपत्रों को देय तिथि 31 मार्च 2021 से औसतन एक माह बाद पड़ने वाली थी, लेकिन 6% वार्षिक कटौती पर उनका भुगतान 31 मार्च 2021 को ही कर दिया गया। वो ये बोल रहा है कि जो हमारे दायित्व है उनको हमें 1 महीने बाद भुगतान करना है, जिस दिन हमारा डिसोल्यूशन हो रहा है, वर्ष के अंत में हम अपनी फर्म को खत्म कर रहे हैं, तो यहाँ से 1 महीने के बाद पेमेंट होना है, लेकिन हम आज ही करेंगे तो 6% सालाना वार्षिक के हिसाब से हमें डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फिलहाल आप पेमेंट कर रहे हो तो एंट्री होगी आपकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। और ये जो एडजस्टमेंट है वो डेटर और क्रेडिटर और बीपी के बारे में, क्रेडिटर 6000 के, बीपी 1600 रुपए के, 6000 प्लस 1600 ये हो गए आपके 7600, इस पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 6% के हिसाब से 1 महीने का, ये हो गया आपका 38 रुपए, 38 रुपए आपके 7600 में से माइनस हो गए 7562 रुपए। आगे बात समझ में, इसकी एंट्री आपकी हो जाएगी, ये एंट्री मैंने कर दी तो ये आ जाएगा यहाँ पर टू बैंक, और यहाँ आ जाएगा ये बाय रियलाइजेशन। समझ में आ रहा होगा सबको, ठीक है। वीडियो को ध्यान से देखना घर जाके 2-3 बार, तो ये समझ में आ जाएगा एकदम बढ़िया तरीके से। और इसके अलावा बेटा अब एक हमारा दायित्व सब हमारा एक रह गया, ये मिसेस बीज लोन, और पूरे क्वेश्चन में इसके बारे में कहीं कोई भी उल्लेख नहीं है, तो गाइस रेट टू रेट इसका पेमेंट कर देंगे। तो इसकी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक,
जो इसका बुक वैल्यू है 2000। यहाँ लिख देना ब्रैकेट में टू बैंक के आगे कि वो क्या चीज है, क्रेडिटर है क्या है, ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अब लास्ट में एक पॉइंट कह रहा है विघटन वे 200 रुपए हुए, तो ये इसकी एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बाय रियलाइजेशन अकाउंट। बाकी पूरे क्वेश्चन में अब कुछ भी नहीं बचा। तो गाइस पहले अपना ये बंद करो कि क्रेडिट साइड के टोटल में से या फिर डेबिट साइड के टोटल में से क्रेडिट साइड या क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड, जोन से भी साइड बढ़ी हो। फिलहाल इस क्वेश्चन में क्रेडिट साइड बढ़ी है, क्रेडिट में आ रहा है 31,962। 31,962 में से ये घटा के जो बचेगा उसे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ए और बी। जो हमारा डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस आ रहा है 6,400 रुपए का। उस 6,400 रुपए को हम लोगों को रेशियो क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया है, तो इक्वल मान लेंगे 3200। इसकी एंट्री होती है हमारी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। तो ये यहां जाएगा भाई रियलाइजेशन अकाउंट 3200। यहां तक सब अच्छे से बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद अब हमारे जो एक्यूमुलेटेड रिजर्व है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, लॉसेस है, उनको पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। तो आप देखेंगे इसके अंदर रिजर्व फंड दिया हुआ 2000 रुपए, उसकी जनरल एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट या रिजर्व फंड दिया है, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल 2000 रुपए। रेशियो में बढ़ता है, ये बराबर है रेशियो, कुछ नहीं कह रहा तो इक्वल मानते हैं। तो वो आ जाएगा आपका इधर बाय रिजर्व फंड। ठीक है। और हमें क्वेश्चन में असेट साइड में दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, तो उसकी एंट्री हो गई पी एंड एल एस कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। पी एंड एल हमें दे रखा है आपका 700 रुपए, रेशियो इक्वल है तो 350 हो गए। तो यहाँ आ गया ये टू पी एंड एल। ठीक है। और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, तो फिर आप एक एक करके पार्टनर्स को क्लोज करो। पहले ए के क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल घटाओ, जो बचेगा वो उसको आप भुगतान कर देना। ठीक है। तो इसमें जो आपका बच रहा है वो बच रहा है 6,050। ठीक है। तो ये हो गया टू बैंक अकाउंट, आप इनका पेमेंट कर रहे हो। ए का क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट का टोटल आ रहा है 7,200 रुपए। 7,200 में से जब ये घटाओगे तो ये बच रहा है 6,050। इसका मतलब आप ए को भुगतान कर रहे हो, तो इसकी एंट्री होगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 6,050। ठीक है। तो वो आपका इधर आ गया टू बैंक और बैंक अकाउंट में चला गया बाई एस कैपिटल 6,050। एस कैपिटल अकाउंट 6,050। बी का जब आप टोटल करोगे तो बी का भी डेबिट साइड का ही छोटा आ रहा है, क्रेडिट का बढ़ा रहा है। बी का क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 6,200। इसका मतलब है लोगों की कैपिटल एक्स्ट्रा ही निकाल के ले जा रहे हैं। 6,200 में से ये घटाएंगे तो आपका बचेगा 4788। तो ये हो गया आपका 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 4788। ठीक है। तो ये आपका इधर आ जाएगा बाई 20 कैपिटल। ये बंद हो गया, ये बंद हो गया। अब आप लास्ट में क्या देखोगे कि इसका टोटल अपने आप बराबर आएगा 20,600। आगे बात समझ में? कोई डाउट कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं, वरना आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 15 आरसी अग्रवाल फुल। ये क्वेश्चन भी हमें बच्चों पूरा करना है। देखिए बोले नहीं, इसमें बच्चों आपको मालूम है और यूनिक क्वेश्चन इसलिए दिया है कि इसमें रतन, गगन और चरण
तीन साझेदार है, तीनों का रेशियो दिया है 5:3:2। बैलेंस शीट दी हुई है, बैलेंस शीट में पूंजी खातों के बैलेंसेस के साथ साथ चालू खातों के बैलेंसेस भी दिए हुए हैं। तो यानी कि अब हमें करंट अकाउंट भी बनाना है, तो मैं आपको इसमें करंट अकाउंट भी अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, पूंजी खाते के साथ साथ हमें चालू खाते के बैलेंसेस भी दिए हुए हैं। इसके अलावा और भी, अच्छा एक चीज और, पार्टनर 3 है, तो पूंजी खातों के तो तीनों के लायबिलिटी साइड में दिए बैलेंस, चालू खातों के 2 पार्टनरों के रतन और गगन के दिए लायबिलिटी साइड में, और जो तीसरा पार्टनर है चरण, उसका चालू खाता दिया है असेट साइड में। तो जब आप करंट अकाउंट बनाओगे, बिल्कुल कैपिटल अकाउंट के लहजे में बनाओगे आप लोग करंट अकाउंट, तो एक बात ध्यान रखना, करंट अकाउंट बनाते समय बाय बैलेंस बीडी चरण और गगन का तो रखना क्रेडिट साइड में, और टू बैलेंस बीडी जो मतलब रतन और गगन का तो रखना बाय बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड में, और जो तीसरा पार्टनर है चरण, उसका डेबिट साइड में रखना टू बैलेंस बीडी। ठीक है, डेबिट साइड में। तो इतनी बात समझ लेना अच्छे से, यहां तक जितना मैंने पढ़ाया उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया। आगे सुनिए, प्रोविडेंट फंड दिया हुआ है। प्रोविडेंट फंड बच्चों नॉर्मल लायबिलिटी होती है, जैसे क्रेडिटर वगैरह होती है, तो उसके साथ वही ट्रीटमेंट करेंगे, पहले ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, फिर उसके बाद उसको पेमेंट करेंगे। ठीक है, अगर कुछ नहीं बोलेगा तो बुक वैल्यू पर हो, अगर कुछ बोलेगा तो उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद रतन का लोन अकाउंट, सुनते जाइएगा बच्चों। एक रूल होता है कि अगर कोई भी पार्टनर फर्म को लोन देता है, सिर्फ पार्टनर के रिगार्डिंग रूल है, पार्टनर के अलावा उसके रिश्तेदार या आउटसाइडरों के लिए रूल नहीं है। अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, हाँ, तो कोई भी पार्टनर फर्म को अगर लोन देता है बेटा, तो कोई भी पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसका डायरेक्ट हम पेमेंट कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, याद रखना। पार्टनर अगर फर्म को लोन देगा, मैं फर्म से लोन लेने की बात नहीं कर रहा हूं, वो रूल अलग है, अगले क्वेश्चंस में मैंने वो चूज किया, उसमें समझाऊंगा। तो पार्टनर फर्म को लोन देगा तो हमें उसका भुगतान करना होता है, तो उसकी जनरल एंट्री होती है रतन्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। तो अब आपको अगर लोन अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा तो छोटा सा लोन अकाउंट बना के पहले तो वाई बैलेंस बीडी, क्योंकि वो उसका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, और फिर इस एंट्री से टू बैंक अकाउंट। ठीक है, फिर ये बैंक अकाउंट में चला जाएगा क्रेडिट साइड में। मतलब रतन का जो लोन है वो रियलाइजेशन में मत डाल देना, क्योंकि इसका डायरेक्ट पेमेंट होता है। ठीक है, इसके बाद बेटा आगे दिया हुआ है क्रेडिटर, ठीक है, बिल्स पेबल, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, पता है आपको। और बिल्डिंग फंड जैसे भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड समझाया था, ऐसे ही बिल्डिंग फंड है, आप इसको ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। उसकी जनरल एंट्री आपको पता है, बिल्डिंग फंड डेबिट टू रियलाइजेशन। लेकिन इसको जब हम बिल्डिंग का पेमेंट करेंगे तो बिल्डिंग फंड जो है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, इसका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा प्रोविजन फॉर बेडफेयर, ये तो पीवीडी आप जानते ही हैं। कंटिंजेंसी रिजर्व बच्चों फ्री रिजर्व होता है, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, जैसे जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होता है ऐसे ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में। तो लायबिलिटी साइड में तो यही चीजें थी। अब सुनो असेट साइड में, ये क्वेश्चन आपको अपने आप से तमीज से घर से करना है, मैं बस मेन चीजें बताता जा रहा हूं आपको। असेट साइड में कैश दिया है और बैंक दिया है, तो बच्चों जिसका बैलेंस बढ़ा हुआ है यहाँ पर कैश का बढ़ा है तो आप कैश का बना लेना। ठीक है, बिल्डिंग दिया है, प्लांट दिया है, मशीनरी दिया है, फर्नीचर दिया है, गुडविल दिया है, डेटर्स दिया है। क्वेश्चन ध्यान से सुनना। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है असेट्स में, तो ये पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, और चरण का करंट अकाउंट ये मैंने बैलेंस बीडी आपको बताई थी डेबिट साइड में। अब इसकी एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं। 31 मार्च 2021 को समाप्त हो गई फर्म। ठीक है, संपत्तियों से निम्नलिखित वसूली हुई, संयंत्र से 45,000, भवन से 18,000, मशीन से 50%। तो इसका मतलब ये मत समझना मशीनरी के आगे 50% लिखा है तो आप सोचो कि अभी आधी मशीन बिकी है, नहीं, मशीन का जितना अमाउंट है उसका आधा ही पैसा वसूल कर पाए। तो मशीनरी 50% पे, यानी कि मशीन की कीमत है 1,20,000, तो मशीन बिकी आपकी 60,000। ठीक है ना, इसके आगे आपको दिया हुआ है और देनदारों से 3,000, तो आपकी 1 2 3 4 असेट्स आपकी चली गई, 1 2 3 4 असेट्स चली गई, अभी भी आपकी 1 2 3 असेट्स रह गई है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है फर्नीचर रतन ने 27,000 में ले लिया। तो बच्चों कोई भी पार्टनर असेट्स लेते हो तो अभी एंट्री हम कर चुके हैं, और नहीं करिए तो सुन लो, रियलाइजेशन रतन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट में भी जाएगा और रतन की कैपिटल अकाउंट में भी जाएगा। उसके आगे ये बोल रहा है रतन देय विपत्रों का भुगतान करने के लिए तैयार हो गया। इसका मतलब है कि वो ये हमारा बिल्स पेबल लेके जा रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रतन्स कैपिटल, बिल्स पेबल की बुक वैल्यू से। ठीक है,
और लेनदारों को प्रति रुपया 50 पैसे की दर से भुगतान किया गया, मतलब आधा। यानी लेनदार हमारे इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं, हमारे लेनदार दिए 30,000, तो वो 15,000 में बिक गए। ठीक है, आगे कह रहा है समापन व्यय 45, यानी वो वसूली व्यय। इसके अलावा बोल रहा है कि बस, इसके अलावा पूरे क्वेश्चन में कोई बात नहीं है। तो बच्चों बाकी जो असेट्स बचेंगी वो बिक जाएंगी, लेकिन गुडविल नहीं बिकेगी, क्योंकि गुडविल का रियलाइजेबल प्राइस नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अच्छा आप जो रियलाइजेशन अकाउंट को बंद करोगे ना, तो ये जो हम एंट्रियां कर रहे थे कैपिटल बोल रहे थे, ये सब करंट हो जाएगा। जैसे कोई पार्टनर असेट्स लेके जा रहा है, जैसे कि अभी रतन लेके गया था ना, रतन 27,000 में फर्नीचर ले गया, तो उसकी एंट्री होनी चाहिए थी रतन्स करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि जब करंट अकाउंट के बैलेंस दिए होते हैं तो आपको सारी चीजें करंट अकाउंट में डालनी है। पहले आपका करंट अकाउंट बनेगा, कैपिटल से पहले आपका करंट अकाउंट बनेगा, और करंट अकाउंट का जो बैलेंस आएगा, हर एक पार्टनर का बनेगा करंट अकाउंट, एक ही जगह बन जाएगा इकट्ठा, तो एक एक करके बंद करेंगे। तो जो भी करंट अकाउंट का बैलेंस आएगा, चाहे डेबिट है चाहे क्रेडिट है, आपको उसकी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। करंट अकाउंट के बैलेंस का पेमेंट मत कर देना, करंट अकाउंट ट्रांसफर होता है कैपिटल में, क्योंकि बैलेंस शीट नहीं है जो बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड कर दोगे। करंट अकाउंट का पेमेंट भी नहीं होता, करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो कहां ट्रांसफर होता है, कैपिटल अकाउंट में। अगर किसी पार्टनर का क्रेडिट साइड का करंट अकाउंट ज्यादा है, डेबिट साइड का कम है, तो जो डिफरेंस आएगा वो उसकी कैपिटल में चला जाएगा, तो वो एंट्री हो जाएगी कि उस पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट टू उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। और अगर किसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट ज्यादा, अगर किसी पार्टनर का करंट अकाउंट का डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, क्रेडिट साइड कम है, तो उसका जो डिफरेंस आएगा वो उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, तो उसकी एंट्री होगी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू उस पार्टनर का करंट अकाउंट। और फिर ये इसके बेसिस पर, ये इस वाली एंट्री के बेसिस पर ये चीज करंट अकाउंट में भी जाएगी और ये वाली पोस्टिंग कैपिटल अकाउंट में भी होगी। ठीक है, इसके बाद आप अपना कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस आप कैपिटल अकाउंट में डाल चुके होंगे, करंट अकाउंट के बैलेंसेस आप ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में, बाकी कैपिटल अकाउंट में और कुछ नहीं जाएगा। तो जो भी आपका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बचेगा वो आप पार्टनर्स का पेमेंट कर देंगे, और किसी का कम पड़ रहा होगा तो वो घर से ले आएगा, उसकी एंट्री में भी आपको बता चुका हूं। फिर ये सब चीजें अपनी बैंक अकाउंट में चली जाएंगी, और जो बैलेंस बैंक अकाउंट का बैलेंस बचेगा नहीं, इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में इतना ही था, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, कोई किसी का डाउट तो नहीं है इससे रिलेटेड। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एग्जाम्पल 13 आरसी अग्रवाल, ये पार्ट ये फुल नहीं करना, बस जो पार्ट में समझा रहा हूं वो करना है। देखिए बेटा, एग्जाम्पल 13 में क्या बोला गया है, एग्जाम्पल 13 में एक लाइन दी है, विघटन के दौरान सबसे पहली लाइन क्या है, सबसे पहले आप पूरा क्वेश्चन अपना पढ़ेंगे ना बच्चों, मैं बहुत जल्दी शॉर्ट में पढ़ देता हूं, वैसे तो मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा। इसमें 3 पार्टनर है, एबीसी, रेशियो दे रखा है, उन्होंने साझेदारी भंग करने का निश्चय लिया। विघटन के दिन क्रेडिटर दिए हुए हैं, विघटन के दौरान आकस्मिक दायित्व 2650 रुपए का, जो कि लेखा पुस्तकों में नहीं था, परिपक्व हो गया और भुगतान करना था। उनकी पूंजी दी हुई है, एक ए की दे रखी है, बी की दे रखी है, सी की दे रखी है। बी ने पूंजी के अलावा फर्म को 14,000 रुपए उधार दिया था, संपत्तियों से 40,150 रुपए वसूल हुए। वसूली खाता साझेदार का ऋण खाता, साझेदारों को पूंजी खाता और रोकड़ खाता बनाइए। बच्चों सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट नहीं दी है, तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाने से पहले आपको मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो वो मेमोरेंडम बैलेंस शीट कैसे बनेगी मैं बता रहा हूं। उन चीजों का उल्लेख मत करना जो वसूली, मतलब विघटन की चीजें मत डालना। सबसे पहले आप इसके अंदर जो पार्टनर की कैपिटल है वो डाल देना, दोनों तीनों पार्टनरों की कैपिटल दी है वो लायबिलिटी साइड में चली जाएगी। पार्टनर का वो, इसके अलावा फर्म में लेनदार दिए हुए हैं वो चले जाएंगे। इसके अलावा पार्टनर बी ने लोन दिया है फर्म को, वो लायबिलिटी साइड में चला जाएगा। और असेट साइड में कुछ नहीं दिया है तो लायबिलिटी का जो टोटल है वो उठ के चला जाएगा असेट्स में, वहां से आपको सन्ड्री असेट्स मिलेंगे बैलेंसिंग फिगर से। लायबिलिटी का टोटल असेट्स और लायबिलिटी का बैलेंस शीट में बराबर होता है ना, तो जो लायबिलिटी का टोटल है वही आपका असेट्स का टोटल होगा, और असेट साइड में कुछ है नहीं, तो वो जो आंसर आएगा वो सन्ड्री असेट्स के नाम से बैलेंस शीट में दिखा दिया जाएगा। ठीक है ना, और ये जो 2650 वाला पॉइंट था वो ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं जाता, मतलब मेमोरेंडम बैलेंस शीट में नहीं जाता। इसके बाद आपको अपना जैसे क्वेश्चन करना है वैसे करना। अब इस लाइन को सुन लो, विघटन के दौरान 2650 रुपए का आकस्मिक दायित्व जो कि लेखा पुस्तकों में नहीं था, परिपक्व हो गया और भुगतान करना था। यानी कि आपने अपनी बैलेंस शीट में तो दिखाया नहीं है ये, लेकिन अब एकदम से क्रिएट हो गया, तो ये होती है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी।
और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का मैंने बताया अभी आपको, ट्रांसफर नहीं करते हैं रियलाइजेशन में, लेकिन इसका सेटलमेंट करते हैं। तो इसका जो सेटलमेंट करोगे आप, उसकी जर्नल एंट्री होगी बिल्कुल उसी तरीके से अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज को सेटल किया जाता है जिस तरीके से रिकॉर्डेड लायबिलिटीज सेटल की जाती है, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। ठीक है, ये आपकी जर्नल एंट्री होगी। ओके, तो ये 2650 रुपए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये कैश जो भी है उस नाम से चले जाएंगे। बाकी इस पूरे क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं है, कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल 11 आरसी अग्रवाल पार्ट, ये भी फुल नहीं करना, पार्ट करना है। देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों, इस क्वेश्चन में बाकी इसमें भी वही मेमोरेंडम बैलेंस शीट तो आपको बनानी है, अब आप सीख के बना लेंगे। एक पॉइंट जो मुझे डिस्कस करना है वो सुनिए, इसमें एक पॉइंट है, वाई ने फर्म से 64,000 रुपए का ऋण लिया था तथा एक्स से प्राप्त ऋण 80,000 था। प्यारे बच्चों, पहले जब आप मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाओगे इस चीज को भी आप मेमोरेंडम बैलेंस शीट में दिखाओगे, क्योंकि फर्म से लोन लेना और फर्म को लोन देना दोनों फर्म की दायित्व और संपत्ति होती है। तो वाई ने फर्म से लोन लिया था, तो जो आप अपनी मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाओगे पहले तो इसको असेट साइड में दिखाओगे, वाइज लोन, ठीक है, 64,000 रुपए का। और जो एक्स ने फर्म को लोन दिया 80,000 रुपए, वो भी आप अपनी मेमोरेंडम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाओगे, लोन टू एक्स या फिर एक्स लोन या लोन टू एक्स ऐसे भी दिखा सकते हो, 80,000 रुपए। अब आप क्या करोगे, ये तो हो गया मेमोरेंडम का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आप इसके सेटलमेंट पे जब आओगे ना, तो बच्चों देखिए पार्टनर का लोन होता है ना, उसे मैंने बोला था रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते, उसका डायरेक्ट पेमेंट करते हैं, लायबिलिटी वाला लोन। अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसका भुगतान होता है। यहां पर एक्स ने फर्म को लोन दिया है तो उसका तो होगा पेमेंट एक्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, या कैश। अब बात करते हैं जो बाई को लोन दिया है फर्म ने, तो बच्चों अगर फर्म किसी पार्टनर को लोन देती है तो वो लोन उस पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया जाता है, उसकी जर्नल एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज लोन, क्योंकि फर्म है ना उस पार्टनर को उसके लोन का पैसा वापस नहीं करती, बल्कि मतलब फर्म ने किसी पार्टनर को लोन दिया है तो फर्म उससे वो पैसा वापस नहीं लेती, बल्कि उसकी कैपिटल को डिक्रीज कर देती है, क्योंकि क्या हम तुझसे वापस ले, अभी तो हमें तेरा हिसाब ही करना है ना, तो हम क्या करते हैं सीधे सीधे लेकिन उसमें ये नहीं है, अगर हम लोन लेते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि एक नियम होता है वसूली का, ग्रेजुअल पेमेंट जो हम करते हैं, पीसमल डिस्ट्रीब्यूशन जिसे बोलते हैं, उसमें ये रूल होता है कि पहले हमें ऋण का भुगतान करना है, पहले बाह्य दायित्वों का भुगतान करना है जिसमें सुरक्षित लेनदार वगैरह ये सब, उसके बाद हमें पार्टनर द्वारा फर्म को दिए गए ऋण का भुगतान करना है, उसके बाद जब कुछ बचता है तब उनकी पूंजियों के रूप में उनको पूंजियों के भुगतान के रूप में उन्हें वापस मिलता है। इस वजह से कोई फर्म को लोन देता है पार्टनर तो वो उसके कैपिटल अकाउंट में जाके डायरेक्ट पेमेंट होता है, क्योंकि इसका एक क्रम होता है, सीक्वेंस, वो सीक्वेंस नहीं बिगड़ना चाहिए, ठीक है। तो आपको अगर कोई फर्म लोन लेगी, मतलब फर्म अगर किसी पार्टनर को लोन देगी तो फर्म उससे पैसे वापस नहीं लेगी, बल्कि उसकी फर्म की जो असेट्स है वो उसको उसके कैपिटल अकाउंट में डाल देगी, तो इसकी एंट्री हो जाएगी एक्स वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज लोन। ना इसको रियलाइजेशन में दिखाएंगे ना इसको कैश बैक में दिखाएंगे, सीधे कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे, तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में आ जाएगा ये टू वाइज लोन के नाम से, ठीक भाई। और इसके अलावा इस क्वेश्चन में और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा एग्जाम्पल 6 आरसी अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 6 आरसी अग्रवाल फुल। चलो समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों, इसमें बड़ा अच्छा पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा, केवल छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा पॉइंट है इसके अंदर। ये बोल रहा है ए और बी किसी फर्म में लाभों तथा हानियों को एक समान बांटते थे, मतलब इनका रेशियो दोनों का इक्वल है। 15 मार्च 2021 को फर्म विघटित हो गई, जो हमारा डिसोल्यूशन हुआ है वो 15 मार्च को हुआ है। फिर कह रहा है जिस पर 30,000 की हानि हुई, यानी कि आपको रिवैल्यूएशन का रियलाइजेशन का लॉस निकला हुआ दिया है 30,000। उक्त तिथि को ए का पूंजी खाता 20,000 रुपए का क्रेडिट शेष और बी का पूंजी खाता 30,000 रुपए का क्रेडिट शेष दर्शा रहा है। तो आपको बैलेंस भी दिया हुआ है कैपिटल का, रोकड़ खाता 20,000 रुपए का शेष था, बैंक में आप कैश में आपके 20,000 रुपए पड़े हुए हैं। करना क्या है, आप साझेदारों का पूंजी खातों में हानि का हस्तांतरण
और साझेदारों को अंतिम भुगतान करने की आवश्यक प्रविष्टि कीजिए। तो इसमें बैलेंस शीट अकाउंट कुंजी बनाने, सिर्फ 2 एंट्री करनी है। पहली एंट्री करनी है साझेदारों के पूंजी खाते में हानि हस्तांतरित। तो बच्चों रियलाइजेशन का लॉस की अभी मैंने आपको जनरल एंट्री बताई थी ना कि पार्टनरों की कैपिटल कर देते हैं डेबिट और रियलाइजेशन कर देते हैं क्रेडिट। रियलाइजेशन बनाने की नीड इसलिए नहीं क्योंकि उसकी हानि निकली हुई थी है। तो पहली एंट्री हो जाएगी एस कैपिटल डेबिट बीस कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। अच्छा, ये जो 30,000 रुपए की हानि है ये दोनों में बराबर बढ़ जाएगी क्योंकि रेशियो बराबर है। तो एस कैपिटल डेबिट 15,000, बीस कैपिटल डेबिट 15,000 टू रियलाइजेशन 30,000। ठीक है, पहली एंट्री तो आपकी ये हो गई। इसके बाद दूसरा, साझेदारों को अंतिम भुगतान की रोजनामा प्रविष्टि कीजिए। तो बच्चों देखो इस यहां से हमें ये तो कंफर्म हो रहा है कि पार्टनरों का पेमेंट होना ही होना है। तो उसकी एंट्री होगी एस कैपिटल डेबिट टू कैश, फिर दूसरी एंट्री होगी बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब बात आती है कि सर अमाउंट कहां से आएगा। तो बेटा देख, लॉस की वजह से कैपिटल डिक्रीज हो जाती है। वैसे ए का जो बैलेंस दे रखा था वो 20,000 रुपए क्रेडिट बता रहा था जमा शेष, और हम उसमें से उसका लॉस कितना काट लेंगे बेटा 15,000 रुपए। तो उसके हिस्से में कितने बचे 5,000। तो पहली एंट्री जो होगी मतलब जो पेमेंट की एंट्री होगी ए की वो होगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000। और ऐसे ही बी का जो क्रेडिट शेष है वो 30,000 है, जिसमें से 15,000 रुपया उसका लॉस चार्ज कर लो चुके हो। तो अब उसका जो बैलेंस बच रहा है कैपिटल अकाउंट का वो बच रहा है 15,000। तो 15,000 से करोगे 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 15,000। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी सब बच्चों को। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल 5 आरसी अग्रवाल फुल। देखिए गाइस, इसमें क्या कह रहा है, एक फर्म के विघटन पर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी बात बताऊंगा इस क्वेश्चन में। एक फर्म के विघटन पर निम्नलिखित व्यवहारों के लिए क्या जनरल प्रविष्टि की जाएगी जबकि विभिन्न संपत्तियां रोकड़ को छोड़कर एवं तीसरे पक्ष की देयताओं को वसूली खाते में हस्तांतरित किया जा चुका है। यानी बच्चों दो एक्शंस होते हैं रियलाइजेशन के टाइम पर। एक एक्शन होता है असेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर करने का, और एक एक्शन होता है जो असेट्स और लायबिलिटीज ट्रांसफर कर दी अब उनका सेटलमेंट करने का। तो यहां पर आपसे केवल सेटलमेंट के रिगार्डिंग जनरल एंट्रियां पूछी है। ट्रांसफर ऑलरेडी किया जा चुका है, कह रहा है क्वेश्चन में, हस्तांतरित किया जा चुका है। तो भैया सेटलमेंट के व्यू पॉइंट से एंट्री करना, और बहुत यूनिक एंट्री करनी है आपको। सुनो, पहला पॉइंट, फर्म के पास 1,60,000 का स्कंद है, भैया ट्रांसफर मत कर देना, वो हो चुकी है। माइंड सेट रखो कि रियलाइजेशन में असेट्स पड़ी है 1,60,000 की। साझेदार अमन ने 50% स्कंद 20% छूट पर लिया तथा शेष स्कंद 10% हानि पर बिका। तो भाई इसकी जो जनरल एंट्री होगी, दो एंट्रियां होंगी इसकी। आधा स्कंद तो पार्टनर ले गया है और आधा स्कंद कैश में बिक गया है। तो चाहो तो एक भी कर सकते हो। जो वो कैश में बिक गया है उसकी एंट्री होगी उसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और जो पार्टनर ले गया है जिसका नाम है अमन, उसकी एंट्री होगी अमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और उन दोनों को मर्ज करके भी एक एंट्री कर सकते हो, अमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। घर जाके सुनना और लिखना। अब इसमें अमाउंट कैसे आएगा, रियलाइजेशन के आगे क्रेडिट में तो डालेंगे 1,60,000। अब अमन के आगे कितना डालेंगे और बैंक के आगे कितना डालेंगे, 1,60,000 का आधा हो गया क्योंकि 50% है ना, 80-80, लेकिन 80,000 का 20% डिस्काउंट पे लिया है अमन ने, तो 80,000 का 20% हो गया 16,000, यानी कि बचा कितना 64,000। तो अमन के आगे तो डालेंगे 64,000, और जो बैंक के आगे जाएगा बचे हुए 80,000 है वो 10% हानि, यानी कि 8,000 काट के 72,000। समझ में आ गया ना। तो बैंक के आगे जाएंगे 72,000 और अमन की कैपिटल में डेबिट होंगे 64,000, और ठीक है, और रियलाइजेशन में जाएंगे, रियलाइजेशन में आपके जाएंगे, हाँ थोड़ा सा बेटा ये हो गया था कि इसकी एंट्री कंबाइंड मत करना है ना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। मतलब कंबाइंड कर सकते हो, वो मैंने थोड़ा सा जल्दबाजी में हल्की सी गलती कर दी थी कि मैंने बोला रियलाइजेशन में 1,60,000 जाएंगे, नहीं भाई वो तो ट्रांसफर हो चुके ना। ये जितना टोटल बनेगा, अमन की कैपिटल का 64,000 और बैंक का 72,000, अगर आपको कंबाइन करनी है तो दोनों को जोड़ के फिर रियलाइजेशन में जाएगा, ये हो जाएगा 1,36,000। सही है। तो या तो आप अलग अलग कर लो, अलग अलग करोगे तो अमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 64,000 और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 72,000, और कंबाइन करोगे तो दोनों को जोड़ के 1,60,000 का कुछ नहीं होगा एंट्री के अंदर। नेक्स्ट, भूमि और भवन जिसकी बुक वैल्यू है 16 लाख, भूमि भवन जिसकी बुक वैल्यू है 16 लाख, ऋषभ अग्रवाल, एमडी जैन,
इंटर कॉलेज, यूपी बोर्ड, आगरा, 12th क्लास, सेक्टर 4 निवासी, सन ऑफ, पढ़ाई करें ऋषभ अग्रवाल, इधर उधर नजरें चला रहे हैं, फुल फेमस कर देंगे तुम्हें यूट्यूब पे। भूमि एवं भवन पुस्तक मूल्य 16 लाख, देखो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। भूमि भवन पुस्तक मूल्य 16 लाख का विक्रय 30 लाख रुपए में एक दलाल द्वारा किया गया। मतलब आपकी 16 लाख रुपए की बुक वैल्यू है। भाई 16 लाख रुपए कहीं मेंशन मत करना, क्योंकि वो तो एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर आप कर चुके होंगे। अभी तो सेटलमेंट का व्यू पॉइंट सोचना है, ठीक है। तो अभी हमारा पीओवी जो है वो सेटलमेंट में होना चाहिए। तो 30 लाख रुपए में हमने उसको बेचा है, वो भी दलाल के माध्यम से, और उसने हमसे 2% का कमीशन लिया है। तो बच्चों सीधा सीधा है कि उसका जो दलाल का कमीशन है वो सेल प्राइस में से माइनस करके डायरेक्ट एंट्री कर दो। तो 30 लाख का 2% हो गया 6 लाख, है ना। 30 लाख का 2% हो गया 60,000, 10% होता 6 लाख, तो 60,000 हो गया आपका 2%, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, 60,000 माइनस कर दो 30 लाख में से, तो 29,40,000 में आपकी एसेट्स बिक गई। नॉर्मल एंट्री कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 29,40,000। तो आपको ये सेल्स एक्सपेंसेस वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया, ठीक है। डायरेक्ट एंट्री कर देंगे खर्चा घटा के, 30 लाख में से 2% निकाल के उसमें से हम उसमें माइनस कर देंगे और डायरेक्ट एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 29,40,000। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आपकी, एक कामगार को क्षतिपूर्ति के लिए फर्म ने 80,000 रुपए चुकाया। बच्चों ये एक तरीके से आपका अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, ठीक है। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की आप एंट्री डायरेक्टली करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 80,000 रुपए। इसके बाद आपकी अगली एंट्री है, साझेदार नमन ने श्रीमती नमन के 50,000 रुपए के ऋण को भुगतान हेतु लिया। तो ये वो चीज है बच्चों जो अभी मतलब कोई फर्म की लायबिलिटी कोई पार्टनर लेके जाता है, क्योंकि श्रीमती नमन का ऋण तो एक नॉर्मल लायबिलिटी है फर्म के लिए, और उसको आप लेके जा रहे हो, कोई पार्टनर लेके जा रहा है, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू नमन, नमन्स कैपिटल। वो अपनी वाइफ का लोन लेके जा रहा है तो उसकी कैपिटल क्रेडिट कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू नमन्स कैपिटल, अमाउंट डलेगा 50,000 रुपए, ठीक है। इसके बाद अगली एंट्री है, बाकी तो बच्चों सब सिंपल है, आप कर लेंगे, ठीक है। अब आज का आखिरी क्वेश्चन, एग्जाम्पल 3 आरसी अग्रवाल, सबसे शानदार क्वेश्चन है ये लास्ट वाला, देखिए, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कह गए अंत वाला तो संपन्न। देखिए चलिए, वी आर गोइंग टू स्टार्ट, बहुत मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल अलर्ट होकर बैठिएगा, सीधे बैठिए, जब भी शुरू होगा ये क्वेश्चन, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है, एकदम स्ट्रेट बैठिए, क्योंकि वाकई इस क्वेश्चन में आपको मजा आएगा। छोटा सा क्वेश्चन है, देखो बेटा, ये कह रहा है निम्न स्थितियों में आवश्यक रोजनामचे प्रविष्टियां कीजिए। देखिए आप उसके टोन समझिए बोलने की, उसने क्या बोला है, निम्न स्थितियों में आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टि कीजिए। इसका मतलब अब आपको सेटलमेंट के अलावा ट्रांसफर की भी एंट्री करनी है, क्योंकि यह लिखा नहीं है कि ट्रांसफर कर दिया गया है जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था। तो आपको ट्रांसफर की भी एंट्री करनी है, सेटलमेंट की भी एंट्री करनी है, और एक रूल आपको और बता देता हूं क्वेश्चन शुरू करने से पहले, रिकॉर्डेड या अनरिकॉर्डेड किसी भी प्रकार की असेट्स का सेटलमेंट अगर रिकॉर्डेड या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी से हो रहा है तो उसकी एंट्री नहीं होती। ठीक वाइस वर्सा, मतलब रिकॉर्डेड या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का सेटलमेंट किसी रिकॉर्डेड या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी से हो रहा है तो उसकी, रिकॉर्डेड या अनरिकॉर्डेड असेट से हो रहा है तो उसकी एंट्री नहीं होती। इस माइंडसेट के साथ ये क्वेश्चन होगा सॉल्व। अब सुनिए पहला पॉइंट, 85,000 के लेनदारों ने, ध्यान से सुनिएगा एक वर्ड, 85,000 रुपए के लेनदारों ने 40,000 रुपए की रोकड़ और 43,000 रुपए के विनियोग को अपने दावे के पूर्ण भुगतान में स्वीकार किया। तो भैया सबसे पहले यहां से एक इंफॉर्मेशन क्लिक हो रही है कि हमारे पास लेनदार है 85,000 के, पहले उसको ट्रांसफर करने की एंट्री कर, पहले 85,000 के लेनदार ट्रांसफर कर, जनरल एंट्री होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 85,000, समझ में आ गया। और यहां से एक और बात पता चल रही है, 40,000 की रोकड़ है भैया, वो तो ट्रांसफर होती नहीं है तो उसको छोड़। फिर एक और बात समझ में आ रही है कि 43,000 रुपए के विनियोग है तो इसको भी ट्रांसफर कर, इसकी एंट्री होगी इन्वेस्ट, इसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 43,000, समझ में आ रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 43,000। अब अपना दिमाग लगा कि
85,000 के लेनदारों में तूने उन्हें 40,000 रुपए दिए और 43,000 के विनियोग दिए। तो देख 85,000 रुपए के लेनदारों में से तूने उनको विनियोग दिए, यानी लेनदारों का सेटलमेंट विनियोग से कर रहे हो। लेनदार भी रिकॉर्डेड लायबिलिटी, लेनदार रिकॉर्डेड लायबिलिटी और विनियोग रिकॉर्डेड एसेट्स। तो मैंने बोला अभी इसकी तो एंट्री होती नहीं है। तो ये जो 43,000 का आपने पार्ट उन्हें दिया है उसको तो भूल जाओ, ये तो एलिमिनेट हो गया एक दूसरे से। अब जो तूने लेनदारों को 40,000 रुपए कैश दिए उसकी जनरल एंट्री होगी। समझ में आ रहा है? और लेनदार ऑलरेडी काय में ट्रांसफर हो चुके हैं, रियलाइजेशन में, तो उनकी उसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 40,000। बहुत यूनिक पॉइंट है इसमें 3। समझ में आ गया? पहले क्रेडिटर ट्रांसफर किया, फिर इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर किया, फिर उन ट्रांजैक्शंस को एलिमिनेट कर दिया जो रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड वाले आपस में ही सेटल हो रहे हैं। फिर भी हम कुछ दे रहे हैं कैश में, तो उस वाले पार्ट को वो भी रियलाइजेशन के नाम से, क्योंकि ऑलरेडी कंप्लीट बैलेंस हम उसका ट्रांसफर कर चुके हैं ना रियलाइजेशन में। अब उसका सेटलमेंट रियलाइजेशन के नाम से होगा, रियलाइजेशन टू कैश बैंक 40,000। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? अब सुनिए सेकंड पॉइंट, अगला, ये और भी शानदार है उससे। 16,000 रुपए के लेनदार है, ठीक है भाई, एंट्री ठोको, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 16,000 ट्रांसफर करो। आगे सुनो, वे अपने दावे के भुगतान में 18,000 रुपए मूल्य की मशीन स्वीकार करते हैं। माइंड सेट हो रहा है, मशीन है हमारे पास, ठोको उसे रियलाइजेशन में ट्रांसफर मारो, एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीन 18,000। अब आप तीसरी एंट्री नहीं करोगे, असेट्स के लायबिलिटी का पेमेंट कैसे हो रहा है? असेट से, रिकॉर्डेड वर्सेस रिकॉर्डेड इग्नोर मारो, खत्म। कम ज्यादा से मतलब नहीं है, कदम दान। आगे बात समझ में? दोनों एंट्री हमारी फिनिश हो गई। अब आ जाओ तीसरे कॉन्सेप्ट में। 90,000 रुपए के लेनदार है, करो ट्रांसफर क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 90,000, ठीक है। फिर इसके बाद वे 1,20,000 रुपए का भवन स्वीकार करते हैं। अगर क्वेश्चन यही तक होता जैसे अभी पीछे था, तो यहां से माइंड सेट होगा भवन है हमारे पास, भवन ट्रांसफर करो, रियलाइजेशन टू बिल्डिंग 1,20,000, इसके आगे नहीं बढ़ता मैं, खत्म कहानी, तो सेटलमेंट करने की एंट्री नहीं करता जैसे पीछे था। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा आगे है, इसमें एक पॉइंट लिखा है, और 30,000 रुपए रोकड़ का भुगतान फर्म को करते हैं। मतलब इस बार क्रेडिटर घर से लाके दे रहे 30,000, तो भाई अब जो लाके दे रहे तो हम क्या करें, ले लो। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है। क्रेडिटर मत लिखना, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। देखो क्वेश्चन तो पिछला भी था, समझिए मेरी बात को, हैव सीट, पीछे भी क्वेश्चन था, पीछे भी यही चीज थी पिछले वाले क्वेश्चन में। उसमें भी जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में 16,000 के लेनदार थे, आप समझिए गलती कर देंगे पेपर में आप, 16,000 के लेनदार थे, उन्हें आप 18,000 रुपए की असेट्स दे रहे थे, तो वहां पे भी तो 2,000 का गैप आ रहा था, लेकिन हमने उसकी एंट्री नहीं की। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला नहीं था कि वो घर से लाके दे रहे हैं। अगर हमारी ज्यादा मूल्य की एसेट्स वो ले जा रहे हैं तो बाकी का पैसा वो घर से लाके दे रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन में नहीं बोला था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में 90,000 के क्रेडिटर 1,20,000 की एसेट्स ले जा रहे हैं, तो 30,000 रुपए ज्यादा का सामान ले जा रहे हैं, तो इसमें बोला है कि वो लेके आ रहे हैं अपने घर से कैश फर्म में, इस वजह से उसकी एंट्री हुई है। ये दोनों में मेन डिफरेंस था, ठीक है। तो इसका आपको नोट्स वगैरह पीडीएफ में मिल जाएंगे क्वेश्चंस के, बाकी बात करेंगे कल।